हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। टुडे इन आवर 15 मिनट सीरीज आज हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम स्टैटिक पार्ट कवर करेंगे इन 15 मिनट में। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें जो कि मेरा डोमेन है, तो आज ज्योग्राफी में हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है जी, वी गोना स्टार्ट विद जियोमॉर्फी। अब व्हाट इज जियोमॉर्फी? फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज जियोमॉर्फी। तो जियोमॉर्फी को हम दो वर्ड्स में डिवाइड करेंगे, वन इज जियो एंड अदर इज मॉर्फी। ठीक है जी, तो जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, तो वर्ड जियो इज क्लियर ओवर हियर एंड मॉर्फी मीन्स चेंज। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वैसे ही यहां पर ये सिंबलाइज करता है चेंज को। तो अर्थ को चेंज करने वाले प्रोसेसेस को हम क्या कह देते हैं? जियोमॉर्फी। एंड जियोमॉर्फी में अगर हम बात करें कुछ प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। अब ये जो चेंजेस हैं इनको किस तरह से आप इनकलकेट करते हैं, यानी कि कैसे अर्थ में चेंजेस आते हैं, वो दो तरह से हो सकते हैं। अगर हम इस चीज को डिस्कस करें, लेट्स सी, अगर हम इस चीज को डिस्कस करें तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। वन विल बी एंडोजेनिक, अदर विल बी एक्सोजेनिक। ठीक है जी, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में हम बात करें तो जो प्रोसेसेस यानी जो चेंजेस अर्थ के सरफेस पे बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर आ रहे हैं, मतलब अर्थ के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से जो चेंज आ रहे हैं, दैट विल बी एंडोजेनिक। ठीक है जी, एंडोजेनिक मींस विद इन अर्थ जो आपके चेंजेस आ रहे हैं, विद इन द अर्थ जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट विल बी एंडोजेनिक। एंड यहां पर जो एक्सटीरियर फैक्टर यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होके जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट विल बी योर एक्सोजेनिक चेंजेस। अब इसको आप अपनी स्टडी से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जो आप बच्चे होते हैं जो अपने आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं, दैट विल बी इन टर्म ऑफ एंडोजेनिक। और जो माँ बाप के डर से या किसी के डर से यानी कि डंडे से या किसी और चीज की वजह से पढ़ रहे हैं, दैट विल बी एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है जी, यानी कि एक तो आपके अंदर से बदलाव की इच्छा आती है और एक आपको चेंज करने की कोशिश की जाती है, तो दैट इज एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अगर हम एंडोजेनिक की बात करें, हम पहले इस एंडोजेनिक को देखते हैं। एंडोजेनिक कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स। अगर हम एंडोजेनिक की बात करें, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन विल बी सडन, ठीक है जी, अदर विल बी स्लो। सडन मीन्स एकदम से होना, बट यहां पर अर्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो सडन डजंट मीन कि 1 घंटे 2 घंटे का प्रोसेस, इट कैन टेक ईयर्स। ठीक है जी, 1 साल 2 साल 3 साल। तो ये जो सडन है वो इतना सडन नहीं है कि 1 मिनट में चीज आ गई। ठीक है जी, मैगी नूडल नहीं है आपके कि 2 मिनट में तैयार हो गए, तो इसमें टाइम फिर भी लगता है 1-2 साल का। तो अगर हम सडन की बात करें तो आप इसको दो हिस्सों में फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिज्म इज अ टाइप ऑफ सडन जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है जी, अगर हम बात करें एक दूसरे प्रोसेस की तो वह है अर्थक्वेक। ठीक है जी, बोथ आर रिलेटेड विद द इंटीरियर, बिकॉज वॉल्केनिज्म कब आएगा? जब आपकी प्लेट्स मूव करेंगी। जब प्लेट्स मूव करती हैं तब वॉल्केनिज्म होता है, और जब प्लेट्स मूव करती हैं तभी अर्थक्वेक आता है। बट इसकी मैनिफेस्टेशन मतलब कि जो टाइम ड्यूरेशन है इसको प्रोड्यूस करने का, दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू स्लो, सो दैट्स व्हाई इसे क्या कह देते हैं हम? सडन। ठीक है जी, चल इंटीरियर से ही कॉन्सेप्ट रहा है अभी भी। ठीक है जी, इंटीरियर में आप वोल्केनिज्म अगर देखते हैं तो वोल्केनिज्म कब होता है? जब कहीं पर प्लेट की सबडक्शन हो रही है या आपको कहीं प्लेट की डाइवर्जेंस मिल रही है, तो वहां पर आपको वोल्केनिज्म देखने को मिलता है। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो ये भी आपके प्लेट मूवमेंट से रिलेटेड है। सो हेंस ये दोनों ही प्रोसेस थोड़ा कम टाइम लेते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम किस में रखते हैं? सडन में। तो लेट्स मूव टू द स्लो पार्ट। सॉरी, ठीक है जी, सडन हमने देख लिया, लेट्स मूव टू द स्लो पार्ट। अगर हम स्लो की बात करें तो ये फर्दर सब डिवाइडेड है ओरोजेनिक फोर्सेस में। ठीक है जी, ओरोजेनिक फोर्सेस एंड अपीरोजेनिक। अपीरो और ओरो, इन दोनों में फर्क क्या है? यहां पर स्मॉलर लैंड मास इंपैक्ट होता है, दैट मींस यहां पर आपकी माउंटेन्स बनती हैं, और यहां पर लार्जर लैंड मास
इंपैक्ट होता है तो यहां पर आपके कॉन्टिनेंट्स वगैरह बनते हैं। सो अपीरो और ओरो में दोनों में ही लैंड मास ही आपका इंपैक्ट होता है, बट एक जगह स्मॉलर लैंड मास होता है, वहां पर माउंटेन्स बनती हैं, एक में लार्जर मतलब एक पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट इंपैक्ट पे आता है। दैट्स व्हाई इसे कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस भी कह देते हैं। ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो गया, ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस हो गया। अगर हम फर्दर इसमें चलें तो ओरो को हम दो पार्ट्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। ओरो को हम कितने पार्ट्स में, दो आगे फर्दर फोर्सेस हैं। वन विल बी आपकी टेंशनल, ठीक है जी, टेंशनल फोर्सेस, एंड अदर विल बी कंप्रेशनल फोर्सेस। अब टेंशनल एंड कंप्रेशनल मतलब अगर आपकी जो प्लेट है उसे आप मतलब दूर लेके जा रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे से ऐसे खिंचाव पा रहे हैं किसी चीज में, ठीक है जी, स्ट्रेच कर रहे हैं किसी चीज को, देन इट विल बी अ टेंशनल फोर्स। यहां पर आपकी ब्लॉक माउंटेन्स बनती हैं। कौन सी माउंटेन्स बनती हैं? ब्लॉक माउंटेन्स बनती हैं। अगर कंप्रेशनल फोर्स की बात करें तो आप टुवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं और यहां पर जो फोर्स लगती है दैट इज कंप्रेशनल फोर्स, और यहां पर आपकी माउंटेन बनेगी फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स। कौन से टाइप ऑफ माउंटेन्स? फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स। अगर हम अपीरो की बात करें, अपीरो की बात करें तो ये भी फर्दर दो टाइप की हैं। एक वन विल बी अप रैप एंड अदर विल बी डाउन रैप। अप रैप मींस कि वहां पर आपकी माउंटेन को, ठीक है जी, अगर हम बात करें आपका वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं आप प्लेस को, लैंड मास को, तो यहां पर अप रैपिंग मींस अप थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू सर्टेन इंटीरियर फैक्टर, और यहां पर कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट अपलिफ्ट हो जाएगा, एंड यहां पर आपका जो लैंड मास है वो नीचे की तरफ सब्सिडाइज करेगा, मतलब नीचे की तरफ झुकेगा, और यहां पर पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं सबमर्ज कर जाएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपने अगर देखा हो न्यूजीलैंड के पास आपका जीलैंडिया जो आइलैंड है, दैट इज बिकॉज ऑफ डाउन रैपिंग, कहीं ना कहीं वो नीचे धंस गया। एंड अपीरो में आपका अप रैपिंग मीन्स कि यहां पर क्या हो रहा है, आपके कॉन्टिनेंट के अपलिफ्टमेंट हो रही है। ठीक है जी, इट कैन बी रिलेटेड विद अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्ट हो रहा है, एंड यहां पर डाउनफॉल है जी। अगर हम देखें ऑन अ लार्जर स्केल तो वन, अगर हम इसकी बात करें, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल फोर्स। यहां पर आपके फोर्सेस क्या है? हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस साइड चाहे खींच रहे हो चाहे इस साइड पुश कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज व्हाई यहां पर मूवमेंट क्या रहेगी? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यहां पर अगर बात करें ऊपर और नीचे की तरफ, तो यहां पर आपकी जो फोर्सेस हैं दैट विल बी वर्टिकल, मतलब ऊपर या नीचे की तरफ वर्टिकल मूवमेंट होगी यहां पे। ठीक है जी, अगर अब आगे बात करें एंडो के अलावा हमारे पास है एक्सो। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सो। ठीक है जी, अगर आपको याद हो हमने जियोमॉर्फी पढ़ी थी, इसमें दो प्रोसेसेस पढ़े थे, एक्सो एंड एंडो। एंडो वी हैव कवर्ड सर्टेन एस्पेक्ट्स। अब हम बात कर रहे हैं एक्सो की। तो एक्सो में हमारे पास तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। वन विल बी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फर्स्ट विल बी योर वेदरिंग। क्या है? वेदरिंग। अदर द सेकेंड पार्ट अगर हम बात करें तो विल बी मास मूवमेंट, एंड द लास्ट पार्ट विल बी योर इरोजन। ठीक है जी, अब इनको फर्दर हम देख लेते हैं। अगर हम वेदरिंग की बात करें, अगर हम वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। यहां पर क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। इट्स अ इन सीटू प्रोसेस, मतलब मैक्सिमम टाइम पे जिस साइड पे रॉक पड़ी है वहीं पर उसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वेदरिंग क्या है? आपकी रॉक की ब्रेकिंग है, जहां पर वो क्या है अपनी प्लेस पे ही ब्रेक डाउन हो रही है। अगर हम बात करें, इट इज अ इन सीटू प्रोसेस, और ऑन साइट प्रोसेस भी बोल देते हैं इसे, ऑन साइट। ठीक है जी, अब यहां पर आपकी रॉक टूटती है। अब इसके टूटने की भी तीन अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। वन कैन बी फिजिकल वेदरिंग। कौन सी वेदरिंग? फिजिकल। अदर विल बी केमिकल वेदरिंग, एंड द लास्ट वन विल बी बायोलॉजिकल।
फॉर एग्जाम्पल फिजिकल वेदरिंग में बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज जो रॉक के अंदर मिनरल्स हैं सबके एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने की जो फ्रिक्वेंसी है, यानी जो उनकी एक्सपैंड करने की, फॉर एग्जाम्पल ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का एक्सपेंशन रेट अलग है एज कंपेयर टू लाइक दिस इज अ मेटल, इसकी एक्सपेंशन रेट अलग होगी। तो बिकॉज ऑफ दैट जो मिनरल्स अंदर मिल रहे हैं उनकी कॉम्पोजिशन के हिसाब से अलग अलग एक्सपेंशन रेट है, कॉन्ट्रैक्शन रेट है, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या आ जाती है, ब्रेकेज आ जाती है, टूट जाती है वो रॉक। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग। अगर हम बात करें केमिकल वेदरिंग की, फॉर एग्जांपल मेजर अगर हम बात करें हेमेटाइट, जैसे हेमेटाइट होते हैं या आपके आयरन ओर है, हेमेटाइट इज अ रॉक जो मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है जी। अगर आयरन कंटेंट किसी रॉक में ज्यादा है और वो एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आती है तो आयरन विल गेट रस्टेड, ठीक है जी। आयरन कहीं ना कहीं रिएक्ट कर जाएगा एयर एंड वाटर के साथ और यहां पर कहीं ना कहीं वो जो रॉक है वो वीक पड़ जाएगी, फ्रजाइल पड़ जाएगी और उसकी ब्रेकिंग हो जाएगी, दैट इज वेदरिंग। अगर हम बायोलॉजिकल पार्ट की बात करें तो फॉर एग्जांपल डू एवरीवन रिमेंबर मांझी, ठीक है जी, दशरथ मांझी, जो उसने जो रॉक पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ा, दैट इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल पार्ट। अगर हम बात करें प्लांट्स की जड़ें जो हैं रॉक्स के अंदर इंट्रूड करती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पर भी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है। लाइकन, अगर आपने सुना हो लाइकन, ठीक है जी, तो लाइकन्स जो काई जमती है रॉक पे, कहीं ना कहीं वो भी आपकी रॉक को इंपेक्ट करती है, उसको फ्रजाइल कर देती है। एंड अगर हम लास्ट बात करें तो इन जनरल ये 3 टाइप की आपकी वेदरिंग है, ये 3 टाइप की आपकी वेदरिंग है। अब वेदरिंग के बाद हम बात करते हैं मास मूवमेंट की, ठीक है जी। वेदरिंग के बाद हम बात करते हैं मास मूवमेंट की। एक बार फिर से कनेक्ट कर देता हूं मैं आपकी डॉट्स। हम बात कर रहे थे जियोमॉर्फिक प्रोसेस की, इसमें हमने एंडो देखे। एंडो में हमने क्या देखा था, एक था स्लो प्रोसेस, एक था सडन, ठीक है जी। स्लो में हमने फर्दर 2 टाइप देखे थे, स्लो में हमने अपीरो एंड ओरो, ये 2 टाइप देखे थे। सडन में हमने अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म देखे थे, ठीक है जी। अब एक्सो में बात कर रहे थे हम, एक्सो में हमने वेदरिंग वी हैव कवर्ड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मास मूवमेंट एंड देन द लास्ट वन विल बी इरोजन, ठीक है जी। हम वापस मास मूवमेंट पे आते हैं। तो मास मूवमेंट क्या है, मतलब एक लार्जर सरफेस एरिया 1 किलोमीटर का हो सकता है, आधा किलोमीटर हो सकता है, वो मूव करेगा। एंड बिकॉज किस रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है जी। आप इसमें सोर्सेज देख रहे हैं, एक्सटर्नल है, टेम्परेचर एक एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है जी। अगर हम बात करें केमिकल, वाटर जो हमारा पानी गिर रहा है वो भी एक्सटर्नल है। अगर हम बात करें कि ग्रेविटी, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल सोर्स। तो ये सारे ही एक्सटीरियर फोर्सेस से डिराइव हो रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटी मेन रोल प्ले करेगी। मान लीजिए ये आपका पहाड़ है और यहाँ पर ये रॉक है, ठीक है जी। पहले ये सीमेंटेड थी और बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, वेदरिंग वगैरह, इसके लिए वेदरिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले वेदरिंग होगी तभी आपकी मास मूवमेंट हो सकती है। तो वेदरिंग की वजह से ये रॉक थोड़ी लूज पड़ गई है और ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करेगी, तो ये अब नीचे की तरफ खिसकना स्टार्ट करेगा। दैट मूवमेंट इज नोन एज मास मूवमेंट। अब ये अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे सॉइल क्रीप, इसमें जो रेट ऑफ फ्लो है सॉइल का वो बहुत स्लो है, ठीक है ना। तो अगर हम मास मूवमेंट को डिवाइड करना चाहें तो इट कैन बी स्लो एंड रैपिड, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल स्लो मूवमेंट मींस जो आपकी सॉइल क्रीप है, सॉइल धीरे धीरे मूव करने लगती है और आपको पता तब लगता है जब आप टेलीफोन या किसी बिल्डिंग के आसपास देखते हैं, तब आपको पता लगता है कि आपकी यहां पर क्या हो रही है, स्लो मूवमेंट हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम रैपिड की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल कल चमोली में जो हुआ, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ जैसे आपके लैंडस्लाइड्स वगैरह, तो वहां पर भी लैंडस्लाइड क्या हो गया, आपका एक इमीडिएट फैक्टर हो गया, रैपिड मूवमेंट हो गई। अगर हम रैपिड मूवमेंट की बात करें तो जैसे लैंडस्लाइड हो गया, और इसमें आपका वाटर एक एजेंट, जो आपका एजेंट है, वाटर कैन सप्लीमेंट इट, मतलब वाटर इसको इनहैंस करता है, नॉट सप्लीमेंट, आई विल से कॉम्प्लीमेंट, रादर आई विल यूज द फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। ग्रेविटी को वाटर क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, कि ग्रेविटी से तो नीचे आ ही रहा था बट ड्यू टू वाटर वो प्रोसेस थोड़ा और ज्यादा फास्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई यहां पर अगर हम बात करें तो मास मूवमेंट हमने 2 टाइप की पढ़ी, स्लो
एंड रैपिड। स्लो में द मूवमेंट विल टेक इट्स टाइम, मतलब आप डेली बेसिस पे उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड, मंथ और 2 मंथ 3 मंथ्स, बट रैपिड में एकदम से होता है। जैसे चमोली में जो एक्सीडेंट हुआ अभी रिसेंटली, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड मास मूवमेंट। अब हम मास मूवमेंट से आगे बढ़ते हैं, मास मूवमेंट से आगे जाते हैं तो हमारे पास आता है इरोजन। ठीक है जी, अब पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन। अगर हम बात करें एजेंट्स में, आपके मूविंग विंड्स, ठीक है जी, ये सारे ही फैक्टर आपके किनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेंगे। किनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। तो मास तो किसी चीज का हम चेंज नहीं कर सकते, बट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो यानी विंड, ठीक है जी, यहां पर विंड लिख दें, मूविंग एयर की जगह विंड लिख देते हैं, विंड, ठीक है जी। उसके बाद रनिंग वाटर, ठीक है जी, उसके बाद क्या आ गया? रनिंग वाटर, ठीक है जी। ग्लेशियर मूवमेंट, ग्लेशियर मूवमेंट, ठीक है जी। ये सभी क्या हैं? आपके एजेंट ऑफ इरोजन एंड आपके डेपोजिशन है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो वेदर्ड मटेरियल को मूवमेंट करवाते हैं, दैट इज इरोजन, ठीक है जी, मूवमेंट करवाते हैं, दैट इज इरोजन। और ये XYZ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लाइक कोई भी आपके एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन, एजेंट ऑफ डेन्यूड मीन्स कि अनकवर, और जो भी आपके एजेंट्स इसमें हेल्प करते हैं इरोजन में, इरोजनल एजेंट्स भी बोल सकते हैं उन्हें, एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन भी बोल सकते हैं। तो विंड, मूविंग विंड्स, ठीक है जी, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, तो ये सभी आपके किसके पार्ट हैं? किसके पार्ट हैं? सभी इरोजन के फैक्टर्स हैं। अब इरोजन में होता क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये एक एरिया है, यहां पर रेनफॉल होती है, ये प्लेन एरिया है, तो यहां पर टॉप सॉइल जो है आपकी रिमूव कर देते हैं, दैट इज इरोजन, ठीक है जी। अब रनिंग वाटर आपका क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रेन वाटर या रनिंग वाटर आपके टॉप सॉइल को रिमूव कर रहा है, दैट इज इरोजन। और इरोजन में हम अगर बात करें तो इस तरह की इरोजन को हम कह देते हैं शीट इरोजन। कौन सी इरोजन? शीट इरोजन, ठीक है जी। अगर मान लो आपके पास कोई हिली स्लोप है और इस स्लोप पे जब भी आपका पानी मूव करेगा, यहां पर जो इरोजन होगी दैट इज नोन एज गली इरोजन, ठीक है जी। यहां पर हल्की हल्की नालियां बनने लग जाती हैं, ठीक है जी। इस वजह से इस तरह की इरोजन को क्या कहते हैं? गली इरोजन। जैसे चंबल में जो होता है, बिकॉज ऑफ स्लोप है वहां पे, तो इस वजह से यहां पर क्या मिलता है? गली इरोजन। तो अलग अलग इरोजन है, जैसे वेव कॉज्ड इरोजन, ठीक है जी, जो आपकी समुद्र की वेव्स हैं जो वो इरोजन करते हैं, दैट इज वेव कॉज्ड इरोजन। अब इरोजन के बाद एक प्रोसेस आगे भी आता है, जैसे डेपोजिशन। डेपोजिशन इज इन द लेटर स्टेज, जहां पर वाटर बॉडीज या कोई भी आपके एजेंट ऑफ इरोजन वो स्लो पड़ जाती है किनेटिक एनर्जी, और अब वो पार्टिकल्स को डिपॉजिट करने लग जाते हैं, एंड हेंस वो जो लास्ट स्टेज है इरोजन की, दैट इज डेपोजिशन। तो यहां पर हमने वेदरिंग, इरोजन और इससे रिलेटेड चीजें देखी। सो लेट्स समराइज दिस। अगर हम बात करें, हमने देखा जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इसमें हमने देखा एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, इसमें हमने 3 तरह के प्रोसेसेस देखे। वन इज वेदरिंग, अदर इज मास मूवमेंट, एंड द लास्ट वन विल बी इरोजन, ठीक है जी। वेदरिंग बात करें तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ फिजिकल रीजंस, ठीक है जी, फिजिकल प्रॉपर्टी या मॉलिक्यूलर स्ट्रेस की वजह से। अगर हम बात करें ये केमिकल कारणों से भी हो सकता है, और लास्ट अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी हो सकता है। हमने ये चीजें पढ़ी अभी। मास मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और इसे कॉम्प्लीमेंट कर देता है कई बार वाटर, ठीक है जी। इसे कॉम्प्लीमेंट कौन कर देता है? कई बार वाटर, और सम टाइम बायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो, बिकॉज रॉक्स जो हैं आपकी पेड़ की जड़ वगैरह, तो कई बार जो आपकी एजेस पे रॉक होती है, मे बी सम टाइम दे गेट डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ रूट्स ट्री, पेड़ की रूट्स की वजह से वो डिस्प्लेस हो जाती है, तो इस वजह से यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर हम बात करें लास्ट पार्ट, तो इरोजन डिपेंड करता है इरोजनल एजेंट्स पे, यानी फैक्टर ऑफ डेन्यूडेशन पे, जैसे विंड के ऊपर डिपेंड कर सकता है। और ये सभी के अंदर काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं हम, हाफ mv²। जैसे ही v कम होगी तो ये स्टार्ट कर देता है प्रोसेस ऑफ डेपोजिशन, प्रोसेस ऑफ डेपोजिशन। जैसे विंड, वाटर, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे वो आपका रनिंग वाटर हो, तो दिस ऑल आर कवर्ड अंडर दिस हेड। तो आज के टॉपिक में हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को देखा, एक्सो एंड एंडोजेनिक, और इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की है। और ऐसे ही आपको
स्टैटिक पार्ट के कुछ टॉपिक्स हम डेली बेसिस पे, मतलब वीकली बेसिस पे मैं आया करूंगा। मंडे मेरा टाइम रहेगा फॉर ज्योग्राफी ऑन मंडे। सो मंडे को मैं आपको स्टैटिक पार्ट के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ऐसे कुछ टॉपिक कवर करवाया करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।